बहुत सारे सवाल भर भर के आए हैं। तो बेसिकली मैं इस चैप्टर में आपका कुछ भी नहीं कवर करवा के सिर्फ डॉपलर प्रभाव खत्म करवाऊंगा। क्या खत्म करवाऊंगा? डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। क्या है डॉपलर प्रभाव वो समझाऊंगा और एक एक केस को अच्छे से समझाऊंगा। लिख के लाए हैं ताकि लिखने में समय बर्बाद ना करें, जहां जरूरत होगी वहां लिखा जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बेटा जी कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं बेटा जी। पिछली क्लास में मैंने एक सवाल दिया था। कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये सवाल हमने कर लिया? हालांकि सर इस सवाल में आपने फिर कुछ छोड़ा नहीं, क्योंकि इस सवाल में आपने खुद ही नहीं सारा कुछ तो करा दिया था। पर खैर बेटा जी, y बराबर हमें क्या दे रखा है? तो भैया y बराबर हमें क्या दे रखा है? सर y बराबर हमें दे रखा है a sin kx माइनस कोई प्रगामी तरंग है जो इस प्रकार से गमन करती है, संचरित करती है। t बराबर 0 पर खींचा गया आशु चित्र दिया जाता है। t बराबर 0 पर बेटा जी मैंने इसका कुछ इस तरीके से ऐसा डायग्राम है ना। यह है बेटा जी, यह है बेटा जी आयाम। क्या है ये? आयाम ए। यह है बेटा जी आयाम ए। ये एक्स दे रखा है और ये वाई। एक बात बता बेटा जी, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो यार मैं अगर ढाल निकालूं, ढाल किसी भी बिंदु पर है ना यहाँ पर, तो बेटा जी जो ढाल है वो ऋणात्मक है। ढाल क्या आ रही है? ढाल, ढाल समझता है क्या? ढाल तो बेटा जी ढाल नेगेटिव है, पहली चीज। तो दूसरी चीज एक्स बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर ये जो फाई आएगा, ये जो फाई आएगा ये कितना आ जाएगा? माइनस फाई। एक्स बराबर 0 पर और टी बराबर 0 पर बेटा जी ये जो रेखा का ढाल है ना ये ऋणात्मक है। और वैसे भी बेटा जी तुझे तो साफ साफ समझ में आना चाहिए, ये जो वेव है ना बेटा जी, अगर ये यहाँ से यूं शुरू होती तो मैं 0 बोलता, लेकिन ये यहाँ से यूं शुरू होती है ठीक विपरीत 180 डिग्री से पलट दे, यानी कि ठीक पाई आ जाएगा। पहले बताओ ठीक समझ में आया? एक्स बराबर 0 नहीं, वाई बराबर 0। क्या ले लेंगे? वाई बराबर 0। इस अक्ष पे बात कर ले तो वाई बराबर 0 पर, वाई बराबर 0 पर है ना, वाई बराबर 0 रख। एक्स बराबर 0 नहीं, वाई बराबर 0 रखेगा, टी बराबर 0 रखेगा तो तेरे को फाई की कहानी मिलेगी। खैर खैर आगे चलते हैं बेटा जी। सवाल तो खत्म हो गया, सवाल में कुछ नहीं था। अब हेडिंग लाइन जो मेन हम जिसके लिए हम आए हैं, जिसको हम पढ़ना चाहते हैं, जो मेन हमारी काम की चीज है, सुनिए मैं मेन आपको समझा देता हूँ। फंडा क्या है, डॉपलर प्रभाव क्या है। जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो सुनिए, मतलब हम इसमें दो चीजें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ध्वनि स्रोत। अब ध्वनि का स्रोत कौन सा हो सकता है? जैसे ट्रेन है, ट्रेन आ रही है जा रही है तो ट्रेन क्या करती है? हॉर्न बजाती है। तो वो जो हॉर्न है वो ध्वनि का स्रोत है जो ध्वनि पैदा। यह है बेटा जी, यह है बेटा जी आयाम। क्या है ये? आयाम ए। यह है बेटा जी आयाम ए। ये एक्स दे रखा है और ये वाई। एक बात बता बेटा जी, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो यार मैं अगर ढाल निकालूं, ढाल किसी भी बिंदु पर है ना यहाँ पर, तो बेटा जी जो ढाल है वो ऋणात्मक है। ढाल क्या आ रही है? ढाल, ढाल समझता है क्या? ढाल तो बेटा जी ढाल नेगेटिव है, पहली चीज। तो दूसरी चीज एक्स बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर ये जो फाई आएगा, ये जो फाई आएगा ये कितना आ जाएगा? माइनस फाई। एक्स बराबर 0 पर और टी बराबर 0 पर बेटा जी ये जो रेखा का ढाल है ना ये ऋणात्मक है। और वैसे भी बेटा जी तुझे तो साफ साफ समझ में आना चाहिए, ये जो वेव है ना बेटा जी, अगर ये यहाँ से यूं शुरू होती तो मैं 0 बोलता, लेकिन ये यहाँ से यूं शुरू होती है ठीक विपरीत 180 डिग्री से पलट दे, यानी कि ठीक पाई आ जाएगा। पहले बताओ ठीक समझ में आया? एक्स बराबर 0 नहीं, वाई बराबर 0। क्या ले लेंगे? वाई बराबर 0। इस अक्ष पे बात कर ले तो वाई बराबर 0 पर, वाई बराबर 0 पर है ना, वाई बराबर 0 रख। एक्स बराबर 0 नहीं, वाई बराबर 0 रखेगा, टी बराबर 0 रखेगा तो तेरे को फाई की कहानी मिलेगी। खैर खैर आगे चलते हैं बेटा जी। सवाल तो खत्म हो गया, सवाल में कुछ नहीं था। अब हेडिंग लाइन जो मेन हम जिसके लिए हम आए हैं, जिसको हम पढ़ना चाहते हैं, जो मेन हमारी काम की चीज है, सुनिए मैं मेन आपको समझा देता हूँ। फंडा क्या है, डॉपलर प्रभाव क्या है। जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो सुनिए, मतलब हम इसमें दो चीजें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ध्वनि स्रोत। अब ध्वनि का स्रोत कौन सा हो सकता है? जैसे ट्रेन है, ट्रेन आ रही है जा रही है तो ट्रेन क्या करती है? हॉर्न बजाती है। तो वो जो हॉर्न है वो ध्वनि का स्रोत है जो ध्वनि पैदा करे, वो ध्वनि का स्रोत मैं हूं। मैं बोल रहा हूं तो मैं ध्वनि का स्रोत मेरा मुंह है, मैं जो बोल रहा हूं। कहीं पे गाने चल रहे हैं, डीजे चल रहा है, डीजे बज रहा है, मान लीजिए स्पीकर है, स्पीकर क्या हो जाएगा? आपका ध्वनि का स्रोत। समझ में आया क्या ध्वनि के स्रोत किसे कहते हैं? और एक चलेगी यहाँ पे प्रेक्षक। क्या चलेगा? प्रेक्षक बोल दीजिए, यानी कि श्रोता बोल दीजिए। श्रोता मतलब सुनने वाला। शब्दों का नाम याद रखना, टर्मिनोलॉजी दिमाग में रखना, बहुत मजा आएगा। डॉपलर प्रभाव वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन समझ में आ जाए तो, और नहीं आए तो बैठ के मंजीरा बजाते रहना, सुन ले कहानी क्या है। तो बेटा जी प्रेक्षक यानी कि स्रोत, श्रोता, श्रोता मतलब वो जो सुनने वाला, यानी कि अगर ये स्पीकर होता और मैं यहाँ पे खड़ा होता थोड़ी दूर, तो इस पे गाने बज रहे हैं, इसमें गाने बज रहे हैं, तो ये कहलाएगा ध्वनि का स्रोत। और मैं सुन रहा हूं तो मैं कहलाऊंगा श्रोता। क्या कहलाऊंगा? श्रोता। और श्रोता को ही बोला है प्रेक्षक, ऑब्जर्वर। क्या बोलेंगे हम इसको? ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्व करता है, जो देखता है, जो श्रोता, जो प्रेक्षक है, दैट इज ऑब्जर्वर। जिसको हम किससे दिखाएंगे? ओ से। ध्वनि स्रोत को हम बोलते हैं सोर्स, जिसको मैं दिखाऊंगा एस से। तो अब मैं जो लेके चलूंगा वो एस और ओ लेके चलूंगा। तुझे आ जाना चाहिए, एस लिखते ही दिमाग में आना चाहिए स्रोत है, सोर्स है। जैसे ही मैं एस लिखूंगा तेरे दिमाग में आना चाहिए ये स्रोत है, और जैसे ही मैं ओ लिखूंगा तेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है। अब होता क्या है ना बेटा जी, जनरल घटना बताता हूँ। तूने ऐसा फील किया कि मान लीजिए तू प्लेटफॉर्म पे खड़ा है ना, तू ध्यान से सुन, बहुत दूर से ट्रेन आ रही है, बहुत दूर से ट्रेन आ रही है ना। ट्रेन है, ये इंजन है, यहाँ पर ट्रेन के ऊपर क्या लगा है? स्पीकर लगा है, स्पीकर है, यानी कि हॉर्न है। ट्रेन के ऊपर स्पीकर थोड़ी ना है, ट्रेन के ऊपर तो हॉर्न है। तो ट्रेन ने जब हॉर्न मारा, अब ये ट्रेन आ रही है, तो पहले दूर थी तो हॉर्न की आवाज तुझे कम सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे ये ट्रेन तेरे पास आती जा रही है वैसे वैसे तुझे हॉर्न तेज सुनाई देता जा रहा है, वैसे वैसे ये हॉर्न तेज सुनाई देता जा रहा है, यानी कि तू हुआ ऑब्जर्वर। तू कौन है? प्रेक्षक। और ये ट्रेन कौन है? स्रोत,
स्रोत सोर्स। अब ट्रेन के ऊपर हॉर्न लगा तो एक ही चीज है, ट्रेन है चाहे हॉर्न है, तो ट्रेन के ऊपर कौन है, हॉर्न है, तो वो एक ही चीज है। तो ट्रेन क्या हुई, स्रोत, है ना। इन दोनों के बीच में आपेक्षिक गति के कारण जो इस ध्वनि की, इसने जो ध्वनि पैदा करी, उसकी जो वास्तविक आवृत्ति रही होगी, वो वास्तविक आवृत्ति तुझे नहीं सुनाई दे रही, तुझे आभासी आवृत्ति सुनाई दे रही है। बोला है ना, श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है। कभी कभी ऐसा होता है बेटा जी कि ट्रेन बिल्कुल पास आने के बाद क्या होगी, अब ये ट्रेन निकल गई, अब ये ट्रेन तुझसे दूर जा रही है, अब दूर जा रही है, तो जब यहाँ पे थी तो देख पहले बहुत दूर थी, पहले बहुत दूर थी तो धीमे धीमे सुनाई दे रही थी हॉर्न की आवाज, जब पास आती जा रही तो हॉर्न की आवाज बढ़ती गई, अब बढ़ती गई ना, फिर जब बिल्कुल पास आके फ्री है वैसे निकल गई, तो वापस से हॉर्न की आवाज कम होती जाएगी, धीरे 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 बहुत दूर चली जाएगी, तो एक समय पे तो हॉर्न की आवाज आना भी बंद हो जाती है, तुमने देखा होगा। कभी कभी ऐसा होता है गुरुजी, इसमें तो मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ कि मैं कौन हुआ, ऑब्जर्वर, और ये कौन हुआ, स्रोत। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरुजी मैं भी भाग रहा हूँ, मैं भी भाग रहा हूँ, ट्रेन भी भाग रही है, ट्रेन मेरी तरफ भाग रही है, मैं ट्रेन की तरफ भाग रहा हूँ, तब भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच अपेक्षिक गति मेन है। अब मैं ऐसे भाग रहा हूँ तो मुझे जल्दी जल्दी और ज्यादा सुनाई देगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रेन तेरी ऐसे भाग रही हो और तू इस बार ऐसे भाग रहा हो ट्रेन से दूर, या दोनों विपरीत दिशा में भाग रहे हो, कुछ भी केसेस हो सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे ध्वनि को, यानी कि जो इस डॉपलर इफेक्ट को मैं केसेस में तोड़ के लाया हूँ, तेरी जिम्मेदारी संभालने की। संभालना बेटा समय कम है, गुरुजी का थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा, है ना। आगे मतलब आपको अब 2-2 लेक्चर मिल रहे होंगे, आराम से आप 2-2 लेक्चर को पढ़ते जाइए। और हाँ, मैं आपको फिर बता दूं, इसके बाद हो सकता है कि मैं ऊष्मा गतिकी वाला कुछ पार्ट स्टार्ट कर दूं, या फिर मैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, ड्वेल नेचर वाली, है ना, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव भी बोल सकते हैं, वो शुरू कर दूं। वो कहानी है, देखेंगे क्या शुरू करना है मेरे को, अभी तो इसका आनंद लीजिए, इसको पढ़ा रहा हूँ। और हाँ, ये पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है। सुनिएगा बेटा जी कहानी को ध्यान से सुनो सुनिए बेटा, सुनिए। हाँ, तो ये सब कहानियां हैं बेसिकली, है ना। तो उन्होंने बोला है कि श्रोता के द्वारा जो सुनी गई आवृत्ति होगी ना, वो वास्तविक आवृत्ति से भिन्न होगी। एक बात बता, ये हॉर्न है, ये फिक्स है कि भैया फलानी आवृत्ति का ही, फलानी आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। वो अलग बात है कि ट्रेन पास जा रही है, दूर जा रही है, तो इसको अलग अलग आवृत्ति सुनाई दे रही है, कभी पास आती है तो हो सकता है ज्यादा आवृत्ति की सुनाई दे रही हो, पास आ रही है तो हो सकता है ज्यादा आवृत्ति की सुनाई दे रही हो। समझ रहा है क्या कहानी को, तू समझ रहा है क्या। श्रोता के द्वारा सुनी गई आवृत्ति को आभासी आवृत्ति कहते हैं। तो जो ये सुन रहा है उसे नाम देते हैं आभासी आवृत्ति। अब दो चीजें चलेंगी, एक चलेगी वास्तविक आवृत्ति, देखो मैं पहले बेस बना रहा हूँ तेरा 5-10 मिनट, पहले बेस बना रहा हूँ। एक होगी वास्तविक आवृत्ति और दूसरी होगी आभासी आवृत्ति। एक है वास्तविक आवृत्ति और दूसरी आभासी आवृत्ति। अब ध्यान से सुनते रहिएगा बेटा जी, है ना। इसका अच्छा, वास्तविक आवृत्ति को मैं हमेशा एन से दिखाऊंगा और आभासी आवृत्ति को मैं एन डैश से दिखाऊंगा। तो जहां कहीं भी एन लिखा हो समझ जाना वास्तविक आवृत्ति है, और जहां कहीं भी एन डैश हो समझ जाना आभासी आवृत्ति। ऐसे ही बेटा जी वास्तविक तरंगदैर्ध्य, वास्तविक तरंगदैर्ध्य लैम्डा, और एक होता है आभासी तरंगदैर्ध्य लैम्डा डैश। बेस तैयार हुआ जा रहा है, इसका वास्तविक आवृत्ति से कम या ज्यादा हो सकता है। ये जो आभासी आवृत्ति है ना, जरूरी नहीं है कि आभासी आवृत्ति का मान वास्तविक आवृत्ति से सदैव कम होता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। इन आवृत्तियों का अंतर स्रोत और श्रोता, स्रोत मतलब सोर्स और श्रोता मतलब ऑब्जर्वर, के बीच की आपेक्षिक गति पर निर्भर करता है कि इनके मध्य जो अंतर है वो उनके बीच गतियां किस प्रकार हो रही है। देयर इज अ रिलेटिव मोशन। पहले बता बात समझ में आई, तो अब मैं केस बनाऊंगा, लगाएंगे पहला, पहली हेडिंग लगाएंगे बेटा जी, बेसिक मैं आपकी जनरेट कर चुका हूं। पहला, जब स्रोत और श्रोता दोनों ही स्थिर हो। स्रोत मतलब स्पीकर टाइप का कुछ मान लो सोर्स, और श्रोता मतलब ऑब्जर्वर, दोनों ही फिक्स हो। जब दोनों ही फिक्स हो तब क्या करेंगे बेटा जी, आइए कहानी को सुलझाते हैं। ध्वनि तरंगें गोलीय तरंगाग्रों के रूप में संचरित होती है, गोलीय तरंगाग्रों के रूप में संचरित होती है ध्वनि तरंगें, दिस इज कॉल्ड गोलीय तरंगाग्र। इनके रूप में संचरित होती है, पहली चीज, यानी कि वृत्तों से प्रदर्शित है। दो क्रमागत वृत्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ये दो क्रमागत वृत्त हैं, जो कहता जा रहा हूं दिमाग में रखता जा। दो क्रमागत तरंगों के बीच की दूरी को, वृत्तों के बीच की दूरी को हमने नाम दिया है तरंगदैर्ध्य। मतलब बेटा जी ये जो क्रमागत वृत्त है ना, इसको हमने नाम दिया है लैम्डा। क्या नाम दिया है, लैम्डा। यहाँ पर है हमारा ऑब्जर्वर यानी कि मैन, क्या है, मैन, आदमी खड़ा हुआ है ना। तीसरा क्या है, श्रोता से गुजरने वाली तरंगें बराबर स्रोत के द्वारा उत्पन्न तरंगें। जब कुछ नहीं है बेटा जी, जब ये नियत है, फिक्स है, तो ये स्रोत मान लेते हैं, ठीक है। और ये किस रूप में निकल रही है तुझे पता है, किस रूप में, तरंगाग्र के रूप में, यानी कि वृत्तों के रूप में। क्लियर है, अरे बोलो बेटा, एक ही बार बना रहा हूँ चित्र। और यहाँ पर है तेरा ऑब्जर्वर, यहाँ पर तेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब ये तरंगें निकल रही है ना, मैं बना रहा हूँ तरंगों के लिए। ये चीज को नाम दिया है हमने बेटा जी कि ये चीज हमारे पास लैम्डा है। क्या है ये चीज क्या है तुम्हारे पास, लैम्डा। क्लियर, बोलो यार, बोलो बेटा, है ना, है ना बेटा। कुछ इस तरीके से निकल रही है। तो वो सुनो कि बेटा ये स्रोत है और ये दोनों फिक्स हैं, दोनों फिक्स हैं, यानी कि इसका वेग भी 0 है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स 0 और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0। अच्छा, ऐसा फिक्स नहीं है क्या बेटा जी एक दूसरे के सापेक्ष 0 है। सुनो सुनो सुनो, जरूरी नहीं हो सकता है गुरुजी ये चल रहे हो, क्या बोला है, दोनों स्तर एक दूसरे के सापेक्ष स्तर है, मतलब इन दोनों के बीच की फिक्स दूरी है, एक दूसरे के सापेक्ष दोनों स्तर है। तो जो इसकी वास्तविक आवृत्ति होगी ना, जो वास्तविक आवृत्ति होगी एन,
वो बराबर होगी बेटा जी जो इसको सुनाई देगी, दैट इज आभासी आवृत्ति एन डैश के। जो वास्तविक आवृत्ति होगी ना एन, वो बराबर होगी आभासी आवृत्ति एन डैश के। ठीक है, क्लियर है? अतः आभासी आवृत्ति बराबर है एन की, एन डैश बराबर है। पहला केस तो क्लियर है गुरुजी। कौन सा है पहला केस? जब स्रोत, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों स्थिर हो। दूसरा केस लगाएंगे जब स्रोत गतिमान हो किंतु श्रोता श्रोता स्थिर हो। अब याद है ना, अब दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से, या तो श्रोता पास आ रहा हो या दूर है, मतलब सॉरी ऑब्जर्वर तो फिक्स है ना, मतलब स्रोत गति कर रहा है तो स्रोत ही इससे इधर गति कर रहा है, तो इसके पास जा रहा है तो दूसरे से दूर जा रहा है। अब सुनना ध्यान से, कहानी है बेटा जी, स्रोत गति कर रहा है तो पहले कहां पे था? यहाँ पे था। अरे बोल रहे हैं ऐसे जा रहा है, मान ले ऐसे जा रहा है, इसको नाम दे दिया एक्स, इसको नाम दे दिया वाई, S1 S2 S3 स्रोत की तीन भिन्न स्थितियां हो सकती हैं। क्या हो सकती है? सुनिएगा, तरंगों को असंकेंद्रीय वृत्तों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये असंकेंद्रीय वृत्त है, संकेंद्रीय वृत्त नहीं है। जो आगे की दिशा में पास पास और पीछे की दिशा में एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं। आगे की दिशा में पास पास संकेंद्रीय वृत्त ना, पास पास, और पीछे की दिशा में दूर दूर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कुछ इस तरीके से आगे की दिशा में पास पास, आगे की दिशा में पास पास और पीछे की दिशा में दूर दूर, एक दूसरे से अधिक दूरी। अब हम बात करते हैं श्रोता एक्स के लिए। एक्स कहाँ है? यहाँ पर है। तो सोच के देख क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा श्रोता एक्स के लिए। तो बेटा जी एक्स के लिए हम बात करें तो जो उसको आभासी आवृत्ति है वास्तविक आवृत्ति से ज्यादा, काम की चीज, फालतू की बात नहीं, बिल्कुल देसी जुगाड़, बिल्कुल जो कॉमन सेंस तेरा बोलता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, देख मैं तो देसी भाषा में समझाने में लगी, जल्दी याद होगा, सवालों पे चलेंगे, यही अपना पर्पस है। साइंटिस्ट नहीं बनना, क्रूशियल टाइम है, कम टाइम है। सुन, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, स्पीकर ऐसे आ रहा है, स्पीकर मतलब स्रोत, तो मुझे आवाज तेज सुनाई देगी कि ज्यादा, मतलब जो उसकी वास्तविक आवृत्ति उससे तो ऑब्वियसली बात है जो आभासी आवृत्ति जो मुझे सुनाई दे रही है वो ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, तो आभासी आवृत्ति ज्यादा एक्स के लिए वास्तविक आवृत्ति से। तो बेटा जी अगर ये ऐसे गति कर रहा है तो आभासी आवृत्ति एन डैश का मान, जब हम एक्स के लिए बात करेंगे, एक्स के लिए, तो आभासी आवृत्ति एन डैश का मान ज्यादा होगा वास्तविक आवृत्ति एन डैश, और एन में आपको सबसे पहले सिखा चुका हूं। अच्छा बेटा जी किसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा है? लैम्डा किसके बीच में है? तो बेटा जी वास्तविक का तरंगदैर्ध्य, अब तुम्हें पता है आवृत्ति और आवृत्ति आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर आभासी आवृत्ति ज्यादा है तो वास्तविक तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा। तो बेटा जी अगर मैं लैम्डा की बात करूं तो लैम्डा का मान ज्यादा होगा लैम्डा डैश से। एक्स के लिए बात कर रहा हूं। और यही कहानी अगर मैं वाई के लिए लिखूं, बेटा जी वाई के लिए, तो बता वाई के लिए क्या बनेगी कहानी? गुरुजी वाई के लिए एन का मान ज्यादा होगा एन डैश से। क्यों? क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक स्रोत यहाँ पर है और एक आदमी और पीछे खड़ा है, वो यूं आता जा रहा है, स्पीकर स्रोत इधर आ रहा है, तो मुझे तो ज्यादा सुनाई दे रही है, मुझे आवृत्ति ज्यादा सुनाई देगी, मेरे पास आ रहा है ना, लेकिन जो दूर उधर खड़ा है उसको तो दूर कम सुनाई देगी आवृत्ति, तो आभासी आवृत्ति कम होगी किससे? वास्तविक आवृत्ति से। किसके लिए? उधर वाई खड़ा है, वाई वाले व्यक्ति के लिए, वो भी तो तेरा ऑब्जर्वर है। तो इस अवस्था में लैम्डा डैश का मान ज्यादा होगा लैम्डा के। इस अवस्था में लैम्डा डैश का मान ज्यादा होगा लैम्डा के। ठीक है, अब हेडिंग लाएंगे तीसरा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अब क्या है। पहले क्या थे? दोनों स्थिर थे, पॉइंट्स को दिमाग में रखना। पहले क्या थे? दोनों स्थिर थे, फिर क्या हुआ? सोर्स चलने लगा, ऑब्जर्वर स्थिर था। अब की बार सोर्स स्थिर है, स्रोत नियत है, लेकिन श्रोता गतिमान है, ऑब्जर्वर गतिमान है। कहानी को दिमाग में रखिएगा। अब ऑब्जर्वर दो तरीके से, स्रोत तो फिक्स है तो वृत्त संकेंद्रीय ही बनेंगे। गुरुजी पहले वाले में तो स्रोत चल रहा था इसलिए संकेंद्रीय वृत्त नहीं थे। इस बार ऑब्जर्वर चल रहा है तो ऑब्जर्वर ध्वनि प्रोड्यूस नहीं करता, तो श्रोता ध्वनि पैदा नहीं कर रहा, स्रोत ध्वनि पैदा कर रहा है, ये तो फिक्स है, तो संकेंद्रीय वृत्त बनेंगे। अरे यार बात समझ में। अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो ये ऑब्जर्वर जो है स्रोत की तरफ भागे, या ये ऑब्जर्वर स्रोत से दूर भागे। तेरे को कॉमन सेंस बता दूं, एक्स जो कि इसके करीब भाग रहा है, इसको सुनाई इसी को देगी, आभासी आवृत्ति इसी की लिखेंगे, तो इसको आभासी आवृत्ति ज्यादा सुनाई देगी क्योंकि ये स्रोत की तरफ भाग रहा है, स्रोत की ओर भाग रहा है। तो सुनिए कहानी बहुत सिंपल, पुनः तरंगों को संकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। बहुत सिंपल सी कहानी है। बोलो यार स्रोत तेरा क्या है? अब स्रोत तेरा क्या है? फिक्स है, श्रोता एक्स और वाई द्वारा प्रेक्षित तरंगदैर्ध्य समान होगी। सुनना, श्रोता एक्स जो कि अच्छा सुन, अब चूंकि तरंगदैर्ध्य समान क्यों होगी वो बता देता हूं, क्योंकि वृत्त संकेंद्रीय वृत्त नियत है, मतलब संकेंद्रीय वृत्त तो ये वाली लैम्डा, दो तरंगाग्रों के बीच की जो दूरी है, दो वृत्तों के बीच की, क्रमागत वृत्तों के बीच की दूरी, यही तो लैम्डा है। अब जब ये नियत है तो लैम्डा चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए बोला है तरंगदैर्ध्य क्या रहेगी? समान, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो। श्रोता एक्स, ये रहा श्रोता एक्स, दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है क्या ये आदमी? दिख रहा है क्या ये आदमी? है ना, ये ऐसे भाग रहा है आदमी। बोलो बात समझ में आई क्या? जो कि स्रोत की ओर गतिमान है, मैं वही तो बता रहा हूँ, स्रोत की ओर गतिमान है, इधर भागा, बिल्कुल जैसा इसमें दिया है, एग्जैक्ट वही केसेस हैं और एग्जैक्ट वही पे सवाल आएंगे। तो कम अंतराल पर तरंगाग्र प्राप्त होता है, अतः आभासी आवृत्ति, कॉमन सेंस पास जा रहा है, तेज सुनाई देगा, तो वास्तविक आवृत्ति जो भी रही होगी उससे ज्यादा सुनाई देगा। इस अवस्था में एन डैश का मान एन से ज्यादा होगा, तो इस अवस्था में एन डैश, इस अवस्था में एन का मान ज्यादा होगा, एन डैश या एन डैश का मान लेस देन करके लिख दे। बात बहुत सिंपल है वाई के लिए, बोले ना श्रोता वाई अपेक्षाकृत अधिक अंतराल पर तरंगाग्र प्राप्त करता है, अतः एन डैश का मान लेस देन होगा एन, अतः एन डैश का मान लेस देन एन। पहले बता बात समझ में आई, थोड़ा सा तेज चलते हैं, है ना बेटा जी। चौथा क्या है? आभासी आवृत्ति के लिए सामान्य सूत्र, उसके बाद मैं कुछ केसेस पढ़ाऊंगा। अब बेटा जी सबसे बड़ी चीज, गुरुजी आपने ये सब तो बता दिया कि आभासी आवृत्ति किसकी ज्यादा, कब एक को रोका दूसरे को गति कराया। पहली बात तो क्या था? स्रोत और श्रोता दोनों रुके हुए थे। दूसरे में क्या किया मैंने? स्रोत को गति कराया, श्रोता को रोका, ऑब्जर्वर को। तीसरे में मैंने स्रोत को रोका, ऑब्जर्वर को गति कराया।
तो ये जो आभासी आवृत्तियां जो अलग अलग है ना कि पास जाते वक्त ज्यादा होगी, एन डैश का मान एन होगा, या एन से ज्यादा होगा, एन डैश का मान एन होगा, ये सब जो होंगी, तो ये जो आभासी आवृत्ति है इसका निकालने का कोई सूत्र तो होगा, वो सूत्र है मैं तुझे बता रहा हूँ। तो वो सूत्र बढ़िया सूत्र है, दिमाग में रखना, एन डैश का मान v प्लस वी एम माइनस वीओ, सिखाऊंगा सारा, कब चिन्ह लेना, अभी चिन्ह परिपाटी आएगा, v प्लस वी एम माइनस वी एस इंटू एन, यानी कि जो पुरानी आवृत्ति है एन, पुरानी आवृत्ति है एन, उसका इतना इतना गुना। अब कब v लेना है, v क्या है, v क्या है, v बताऊंगा तेरे को, v बताऊंगा, v क्या है, ध्वनि की चाल, vm माध्यम की चाल, चार वेग आते हैं इसमें, चार वेग, v vm vo vs, इन चारों का खेल है, बस इन चारों का खेल है। अगर तू ये वेग समझ गया, कब प्लस लूंगा कब माइनस लूंगा, सारा खेल समझ गया, एन तुझे दे दी जाती है, एन तुझे दे दी जाएगी, एन तुझसे पूछ लेते हैं, समझ में आया। तो v है ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड वायु में ध्वनि की चाल, vm क्या है, माध्यम, vm क्या है, माध्यम की चाल। कभी कभी हवा बह रही होती है, मान लीजिए हवा भी बह रही है, मान लीजिए हवा अगर माध्यम हवा है तो माध्यम की चाल, ये है श्रोता, श्रोता की चाल, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की चाल, और यहां लिखेंगे स्रोत, सोर्स की चाल, क्या लिखेंगे, सोर्स की चाल। क्लियर, ये सूत्र रट के पी जाओ। क्या है सूत्र बता दूं, देख अब मैं तेरे को तरीका बता देता हूं याद करने का। गुरुजी हम वो सब तो ठीक है, पर मैं इसको याद कैसे रखूं, तो मैं तेरे को तरीका बताऊं, सुनना चाहता है मेरा तरीका, एक झटके में याद, एक झटके में याद। अगर तू मुझसे पढ़ रहा है ना बेटा, तेरे को तकलीफ कैसे हो जाने दूंगा, सुनो। देख सूत्र याद रखने का तरीका, सूत्र याद रखने का तरीका, सुनना। सबसे पहले तो निकाल क्या रहा है, आभासी आवृत्ति, तो जो निकाल रहा है उसको तो रख। इतना पता है सर यहाँ पर बॉक्स जैसा कुछ है और यहाँ पर वास्तविक आवृत्ति, इतना तो कर लेगा, आवृत्ति बराबर आवृत्ति, ऐसे ही तो करेगा मात्रकों की। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देगा, सर v प्लस वी एम ऊपर भी है और v प्लस वी एम नीचे भी है, देख ले भैया। अब बोल दे यार v प्लस वी एम ऊपर भी है, v प्लस वी एम नीचे भी है। अब बेटा जी ऊपर माइनस नीचे भी माइनस, लेकिन कब प्लस लेगा कब माइनस लेगा उन सबकी कहानी मैं समझाऊंगा। ऊपर है ऑब्जर्वर, नीचे है सोर्स। ऑब्जर्वर कौन, तू, तो खुद को ऊपर रखना चाहता है तो ऊपर रख दे कि मैं सर्वश्रेष्ठ, स्रोत नीचे पटक दे। अब इस सूत्र को बना ले जा, अब ये सूत्र तेरा है। अब मैं चिन्ह परिपाटी इसकी सिखाऊंगा कि चिन्ह परिपाटी कैसे रखेंगे हम। चिन्ह परिपाटी इसकी बेहद जरूरी है, कब प्लस का साइन लेगा कब माइनस का साइन लेगा, कब कब ऑब्जर्वर इधर पास जा रहा है कब दूर जा रहा है, कब स्रोत गति कर रहा है, कब दो श्रोता और स्रोत दोनों गति कर रहे हैं, तब दोनों गति नहीं कर रहे हैं, माध्यम गति कर रहा है माध्यम गति नहीं कर रहा है, माध्यम है नहीं है, मतलब 50 चीजें। माध्यम तो होगा ऑब्वियसली बात है, अगर ध्वनि तरंगों की बात करें, हम किसकी बात करें, बेसिकली मैं पढ़ क्या रहा हूं, ध्वनि तरंग का ही एक पार्ट है डॉपलर प्रभाव। अगर माध्यम ना दिया हो ना तो ध्वनि तरंग संचरित नहीं होंगी, पहली चीज। और ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य याद है, ऐसे ऐसे वाली नहीं, ऐसे वाली नहीं, ऐसे ऐसे वाली, और तरंगाग्र के रूप में इस तरीके से गति करती है। खैर ये सूत्र बेटा मैंने कोशिश की तुझे याद रखवाने की, अब जब ये सूत्र याद हो जाएगा तो अब सुन, ये है कुछ इस तरीके का मामला है। और अगर माध्यम स्थिर रहता है तो वीएम का मान 0, अगर बढ़िया बढ़िया, अगर वीएम का मान 0, वीएम था क्या, वीएम था क्या, माध्यम की चाल, अगर माध्यम की चाल 0 है मतलब माध्यम स्थिर है, माध्यम गति नहीं कर रहा, तो एन डैश का मान, सब कुछ तो ऐसा बताया था, एन बताया था, लाइन खींचने को बोला, v प्लस वीएम ऊपर था, v प्लस वीएम नीचे था, लेकिन वीएम तो 0 है, इधर भी माइनस था इधर भी माइनस था, मुझे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रखना था तो मैंने ऊपर रखा एन डैश बराबर v माइनस वीओ बटे v, सही तो है, माइनस वी एस इंटू एन। ये कहानी कब बनेगी, जब जब अच्छा ये इसमें मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ डॉपलर प्रभाव पे, तो कुछ भी नहीं पढ़ के गया ना इस पूरे चैप्टर से, मेरी बात सुन, इस पूरे चैप्टर से तो कुछ भी नहीं पढ़ के गया, सिर्फ जो मैंने पिछली क्लास का पढ़ाया वो पढ़ लिया सारे सूत्र, और जो मैंने डॉपलर प्रभाव पढ़ाया वो पढ़ लिया। तेरे बहुत तगड़े चांसेस हो जाएंगे सवाल सही होने के, क्योंकि सवाल मिल ही जाएगा तुझे डॉपलर पर, बहुत कम चांसेस है कि डॉपलर पे सवाल ना डालें, वो बहुत भर भर के सवाल डालते हैं डॉपलर पे। क्लियर है, बोलो यार, एन डैश का मान ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं ये जो विभिन्न वेग है स्थितियों में चिन्ह परिपाटी, विभिन्न वेग स्थितियों में चिन्ह परिपाटी। आइए पहले चिन्ह परिपाटी समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी का मामला समझाएंगे। बेटा जी पहला, ध्वनि जो वी है, ध्वनि की जो चाल है वी की दिशा सदैव स्रोत से श्रोता की ओर होनी चाहिए, स्रोत से श्रोता। ध्वनि की जो चाल रखेगा हमेशा, एक बात बता, स्रोत से ही तो श्रोता के पास जाएगी। मान लीजिए स्पीकर है, स्पीकर कौन है, श्रोता, स्रोत, स्पीकर कौन है, सोर्स, और मैं कौन हूँ, श्रोता। तो ऐसे ही तो आएगी ध्वनि, कैसे आएगी, मैं थोड़ी ना दे रहा हूँ ध्वनि, मुझे तो सुनाई दे रहा है, तो मेरी ओर होनी चाहिए, तो स्रोत से श्रोता की ओर होनी चाहिए। इसमें इन्होंने क्या गलत बोला, कॉमन सेंस नहीं लगा सकता। दूसरा ये जो वी है, वी का मतलब याद रखना, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल की दिशा में सभी वेग धनात्मक लिए जाएंगे। अगर जो जो चीज, अब तो कोई चिन्ह परिपाटी है बिल्कुल सिंपल, अब हर वो चीज जो ध्वनि की चाल की दिशा में है धनात्मक ले डालूंगा, और हर वो चीज जो ध्वनि की चाल की विपरीत दिशा में है ऋणात्मक ले डालूंगा। अरे गुरुजी सवाल ही करवा दो, मैं तो सवाल करने के लिए तैयार हूं, इतना मामला सिखा दिया ना आपने, तैयार है क्या। वी है क्या, वी है क्या, ध्वनि की चाल, इसकी चाल, ध्वनि की चाल, समझ में आई बात। चल अब मैं तुझे लेके चलता हूँ एक एक केस पे, पहले बता बात समझ में आई। पहला केस लगाएंगे, स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1, स्रोत गतिमान है, श्रोता स्थिर है। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा इसलिए कह रहा हूं, मैं सीधा फॉर्मूले पे आऊंगा, अब तुझे भी पता है गुरुजी ने सिखा दिया, अब झटके में कहानी सॉल्व करूंगा, झटके में, झटके में। और माध्यम का वेग क्या लेके चलूंगा, 0। गुरुजी गुरुजी अब देख सूत्र कैसे बनाता हूं तेरे सामने, क्या है पहला केस पढ़, स्रोत गतिमान है, श्रोता, श्रोता, ऑब्जर्वर स्थिर है, यानी कि वीओ 0 लूंगा,
स्रोत स्रोत गतिमान है और श्रोता श्रोता स्थिर है। श्रोता कौन है? मैं हूं श्रोता, वीओ। ऑब्जर्वर जीरो लूंगा, ऑब्जर्वर जीरो। क्लियर? आप सुन कहानी, वीओ जीरो। सुनिए बेटा, कहानी को सुनिए। यार एक काम करें क्या सर, पहले वो सूत्र लिखो, एन डैश बराबर। देखना तू थोड़ा सा रुक जा, तेरे को तू नहीं नाच के गया ना क्लास के बाद मेरा नाम बदल देना, डॉपलर प्रभाव फील करा के भेजूंगा। और ये आ गया 4 नंबर पक्के। वी माइनस वीएम, वी सॉरी वी प्लस वीएम, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? वी प्लस वीएम होता है, सॉरी, प्लस वीएम, ऊपर माइनस, नीचे भी माइनस एस। सर वीएम तो जीरो है, तो इसी सूत्र को फिर मैंने मॉडिफाई करके क्या लिखा था? मेन सूत्र है ये। कहीं उलझ जाओ ना, कहीं उलझ जाओ तो इस पे आ जाओ और चिन्ह परिपाटी याद रख, सारी कहानी सॉल्व हो जाएगी। एन डैश बराबर बी माइनस वीओ बटे बी माइनस वीएस इनटू एन। अगर अब उन्होंने क्या बोला है, ऑब्जर्वर जीरो है और ये स्रोत जो है अब ये यहां खड़ा है, देख, और ये स्रोत जो है वो इधर गति कर रहा है, तो ध्वनि की चाल तो यही होगी, ध्वनि की चाल तो यही लूंगा, स्रोत से ऑब्जर्वर और सोर्स भी इधर ही गति कर रहा है। अरे गुरुजी, अगर ये मेरा सोर्स होता और ये मेरा ऑब्जर्वर होता, आदमी बना दूं, और ये तो जीरो है, तो ध्वनि कैसे निकलेगी? ध्वनि तरंगाग्रों के रूप में। तो सर ध्वनि की चाल तो मैं इस दिशा में, और उन्होंने बोला कि ध्वनि की चाल हमेशा हमेशा स्रोत से ऑब्जर्वर की तरफ लेना, इधर लूंगा। और स्रोत तेरा गतिमान है, अगर स्रोत तेरा इस दिशा में गतिमान है तो वीएस का मान पॉजिटिव लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ध्वनि की चाल की दिशा में ले रहा हूं मैं हर वो चीज, तो धनात्मक है। इसी सूत्र को मॉडिफाई करके देख कैसा लिखा गया, एन डैश बराबर एन इंटू वी माइनस वीओ का वैल्यू तो जीरो है, वीओ का वैल्यू तो जीरो है, बटे वी। अब इस चीज को धनात्मक ले रहा हूं तो प्लस वी भी तो प्लस का जाएगा, माइनस और ये प्लस वीएस। तो बेटा जी एन डैश बराबर एन इंटू वी बटे वी माइनस वीएस। वाह गुरुजी वाह, वाह गुरुजी वाह, वाह गुरुजी, चीज तो हुआ। और लैम्डा क्या करेगा? आवृत्ति का उल्टा पलट दे, एक बटा कर दे, तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, ये चीज नीचे चली जाएगी। नहीं बताऊंगा यार, फील आ गया होगा यार, फील आ गया होगा। अब दूसरा, अब तू लिखेगा, अब मैं तुरंत समझाऊंगा, मेरे को इनमें टाइम नहीं लगना है, रट जाने चाहिए। अब दूसरा क्या है? जब स्रोत जो है वो दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है, ध्वनि की ओर तो चाल ऐसे ही रखूंगा, ध्वनि की चाल हमेशा हमेशा श्रोता की ओर होगी, लेकिन ये दूर जा रहा है तो वीएस माइनस लूंगा, तो माइनस लूंगा तो माइनस और माइनस प्लस यहाँ प्लस आ जाएगा, तो जो एन डैश लिखूंगा वो एन इंटू वी बाय वी प्लस वीएस। खत्म हो गया। क्या समझाऊं दूसरा केस? वीएस दूर जा रहा है, और तू सूत्र को ध्यान से देख, स्रोत दूर जा रहा है ना, दूर जा रहा है ना, आभासी आवृत्ति कम सुनाई देगी, कम सुनाई देने का मतलब है नीचे वाली संख्या बढ़ा दे, प्लस कर दिया, तो ये बड़ी संख्या से भाग देगा तो छोटी होगी, छोटी होगी तो आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की कम। और जब ये पास जा रहा था तो आभासी आवृत्ति ज्यादा आ रही थी, ज्यादा आने का मतलब है यहाँ माइनस है, तभी तो ये संख्या छोटी होगी, एन डैश का मान ज्यादा होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। फील फील लेते रहिए, सीखते रहिए बेटा जी। मैं नहीं सिखाऊंगा यार, यार कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं गुरुजी ये सब सूत्र बना लोगे ना, ये सब सूत्र बना लोगे ना बेटा। ये क्या है? जब स्रोत श्रोता से दूर जा रहा है तथा श्रोता स्थिर है, तथा श्रोता स्थिर है। अब बेटा जी सारी स्थितियों में तू लिखेगा, अब मैं नहीं बताऊंगा। स्रोत स्थिर है, श्रोता गतिमान है, इस बार श्रोता को गतिमान। अच्छा ध्वनि की चाल तो ये है, वीएस का मान 0 है तो वीएस का मान तो 0 लिख दिया, वीएम 0 है, वीएम 0 है। ऑब्जर्वर इधर है तो माइनस और माइनस प्लस, इस बार ये लिखूंगा। कितने बच्चों को सूत्र समझ में आ गया? नहीं आया गुरुजी? ये स्रोत है, ये रुका हुआ है, ध्वनि की चाल तो मैं ऐसे ही लूंगा, और ये ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो वीओ है। ध्वनि की चाल के विपरीत दिशा में है तो माइनस लिखूंगा, तो एन डैश बराबर एन इंटू वी माइनस वीओ माइनस वीओ, तो ऑब्जर्वर मैं ऊपर रहूंगा, बटे बटे वी माइनस वीएस, और ये कितना है? 0, क्योंकि रुका हुआ है, तो एन डैश बराबर एन इंटू वी प्लस वीओ बाई। क्या समझाऊं यार इनमें मैं? क्या समझा दूं यार इनमें मैं? है क्या समझा दूं मैं? ये आवासी तरंग दैर्ध्य निकालने का सूत्र आ जाएगा तेरे पास, आवासी तरंग दैर्ध्य निकालने का सूत्र आ जाएगा, निकाल दे। लैम्डा बराबर वी बाई एन होता है, याद रखना सूत्र। अब क्या करेंगे? अभी तो क्या था, ऑब्जर्वर पास आ रहा था, दूर भेज देगा तो बेटा जी प्लस ही लेगा, क्योंकि तरंग की ध्वनि की चाल की दिशा में है, तो फिर यहाँ प्लस लेगा तो माइनस का माइनस आ जाएगा, यानी कि बेटा जी दूसरा केस भी खत्म हो गया। एन डैश बराबर एन इंटू बी माइनस बी ओ आई बी। मेरे बच्चे, ओ मेरे बच्चे, फील दिला दूंगा मैं तेरे को, फील करा दूंगा तेरे को। चले यहाँ भी, अब ये वाला केस और पढ़ ले फटाफट से, बस। अरे हो गया, अरे गुरुजी खत्म, मामला सल्टा दिया आपने। उसके बाद लाऊंगा सीधे सवालों पे, आ जा। ये आ गया समझ में? तीसरी स्थिति, जब स्रोत और श्रोता दोनों गतिमान हो, स्रोत और श्रोता दोनों गतिमान हो, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो इसको तो लूंगा पॉजिटिव ध्वनि की चाल की दिशा में, और इसको लूंगा नेगेटिव। सूत्र में रख दिया आंसर। क्या बताऊं इसमें है, क्या बताऊं? एन डैश बराबर देख बी माइनस, ये गतिमान दोनों गतिमान है ना, इसको तो ले लूंगा। अच्छा माइनस वीओ ऊपर ऑब्जर्वर बी माइनस वीएस, खत्म हो गया। एन इंटू वी प्लस वी माइ बी माइनस वीएस, ये ले एन इंटू वी प्लस वीओ बाई बी माइनस वीएस। आवासी तरंग निकालनी है तो ये सब निकाल दो। श्रोता के सापेक्ष वेग, तब तुझे सापेक्ष गतियां नहीं पता, हो गया आवासी तरंग दैर्ध्य, आवासी आवृत्ति निकालने का सूत्र। तरंग दैर्ध्य तो खुद से भी कर लेगा, बी व्युत्क्रमानुपाती होती है ना, तो एन बाय लैम्डा कर लेगा। अरे यार आवृत्ति देखना है, अभी तो बताइए, लैम्डा और आवृत्ति एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती, लैम्डा बराबर वी बाय एन। मैंने कहीं पर कुछ ऐसा तो नहीं लिख दिया था? हाँ लैम्डा, हाँ तो सही तो है, जब इसको तू खोलेगा तो लैम्डा बराबर वी बाय एन, ऐसे कर लेना, ठीक है? बोल लैम्डा बराबर वी बाय एन, ठीक है? ओके ओके गुरुजी, चलिए आगे चलिए, चलिए पहला। अरे हो गया, जब स्रोत और श्रोता दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, तो चाल तो इधर ही लेगा, स्रोत की तरफ लेना ध्वनि की चाल, इसको ले लूंगा इस बार पॉजिटिव, इस बार इसको ले लूंगा नेगेटिव, रख दे आंसर आ जाएगा। तो वीओ को ले लूंगा पॉजिटिव और वीएस को ले लूंगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, आंसर आंसर आंसर, बल्ले बल्ले। अबे अरे मेरे लाल, स्रोत है इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, ध्वनि की चाल किधर लेगा? ये ध्वनि की चाल है, और ये ऑब्जर्वर है, इधर भाग रहा है,
तो ऑब्जर्वर को मैं क्या लूंगा पॉजिटिव, वीएस को मैं क्या लूंगा नेगेटिव, ये तो है ना, तो एन डैश क्या आएगा एन इंटू वी माइनस प्लस वी ओ बाय वी माइनस ऑफ माइनस वी एस एन इंटू वी माइनस वी ओ बाय वी प्लस वी एस। क्या सिखाऊं मैं तेरे को इसमें? अब ये वाला तू खुद से कर लियो, पीछे गतिमान है, क्या है पीछे गतिमान है। अब ये वाला तू खुद से कर ले बेटा प्लीज, मेरी बात मान ले, कर लेगा और फिर ये सारे केसेस पढ़ ले खुद से, आ जाएगा। मेरे पे यकीन रखता है, मुझ पे कितना भरोसा है वो दिखा दे, कर लेगा। जब स्रोत श्रोता के पीछे गतिमान हो, स्रोत या श्रोता के पीछे गतिमान, ये भी इधर भाग रहा है और ये इसके पीछे पीछे भाग रहा है, तो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, धनात्मक धनात्मक लोगे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी माइनस वी ओ बाई वी माइनस वी एस। कहानी क्लियर है? अब उसमें केस है, यदि दिस बाय दिस तो दिस, दिस बाय दिस तो दिस, दिस बाय दिस, दिस दिस दिस, खत्म कर लियो यार, इसमें कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स जेईई का छात्र है, 1 डेढ़ महीने 2 महीने बाद तुझे देगा, तुझे ही देगा। ये मैथमेटिक्स नहीं सिखाऊंगा कौन किससे ज्यादा, अगर लगाए ना यदि तो कर लियो। क्लियर? एक और है जब स्रोत श्रोता के पीछे, बोलते ना लड़का लड़की के पीछे भाग रहा है, लड़की लड़के के पीछे भाग रही है, भैया वही वाला केस, कहानी को जोड़ना चाहे तो जोड़ ले, ये भाग रहा है इसके पीछे, इस बार ये इसके पीछे यानी ये इसके आगे आगे चल रहा है, तो बेटा ये तो हो जाएगा ऋणात्मक। क्यों लेगा ये ऋणात्मक? क्योंकि ध्वनि की चाल इस दिशा में है तो स्रोत इस दिशा में भाग रहा है और वीओ पॉजिटिव लेगा, वीएस तो ऋणात्मक लेगा, लेकिन वीओ है सॉरी वीओ भी ऋणात्मक लेगा, ध्वनि की चाल इधर है ना तो वीओ भी ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक लेगा, तो प्लस और प्लस की कहानी आ जाएगी दोनों, वी प्लस वीओ बटे वी प्लस वीएस। मैंने सूत्र तुझे रटवाया था वीएम के साथ, याद है ना, कभी कभी माध्यम की चाल भी दे देते हैं। चिन्ह वाली पार्टी बहुत सिंपल सी, तुझे बता दी थी, दिमाग में रखिएगा। बोलो यार, बोलो बेटा, क्लियर? क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अरे देखना यार, स्रोत इधर गति कर रहा है तो वीएस माइनस में लूंगा, वी इधर है और ऑब्जर्वर इधर ही गति कर रहा है तो ये भी मैं माइनस में लूंगा, तो एन डैश कैसे लूंगा एन इंटू वी माइनस ऑफ माइनस वी ओ बटे वी माइनस ऑफ माइनस वी वी माइनस ऑफ माइनस वी एस, तो एन डैश बराबर एन इंटू वी प्लस वी ओ बटे वी प्लस वी एस। कहानी क्लियर है क्या? बोल यार, चलें आगे, आगे चलें। अब बेटा जी केवल सवाल, इतने केसेस खत्म, यही केसेस हैं। अब करवाऊंगा सवाल, शुरू करते हैं सवाल। चल बेटा सवाल सुन, पहला सवाल जेईई मेंस 2015, मैंने कहा ना मेन जो सवाल आएंगे ना इसमें इस साउंड वेव पर, वो आते हैं बेटा जी आपके डॉपलर प्रभाव पर। मैं फिर बता रहा हूं यार, डॉपलर प्रभाव में बहुत अच्छे से समझा दिया, सारे केसेस डिस्कस कर लिए, कब कब जीरो लेना है, कब जीरो नहीं लेना है, कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, सारी चीजें तेरे को आनी चाहिए। सवाल सुनते हैं। आइए, एक ट्रेन सीधी पटरियों पर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, इसकी सीटी की ध्वनि की आवृत्ति इतनी है। यार भैया सीटी की ध्वनि यानी कि मुझे एन दे रखा है, जो वास्तविक आवृत्ति है वो 1000 हर्ट्ज है, जो वास्तविक आवृत्ति है वो दे रखी है। अच्छा सूत्र क्या होता है बेटा जी? एन डैश बराबर एन डैश बराबर, अब तो तुझे पता ही है, एन डैश बराबर गुरुजी लिखना आता है क्या? हाँ ये एन तो लिखेगा ही गुरुजी, बी प्लस वी एम माइनस वीओ, बी प्लस वी एम माइनस वी एस। वी एम माध्यम की चाल अगर जीरो है तो इसी सूत्र को मैं बी माइनस वीओ बटे बी माइनस वी एस इनटू एन करके लिखूंगा। अब देखते हैं कौन सी चीज क्या है। आजा, एन का मान मुझे दे रखा है, ध्वनि की चाल वायु में जो चाल है यानी कि ध्वनि की चाल दे रखी है, यानी कि बी दे रखा है। वाह गुरुजी वाह, है ना? बाबा गुरुजी बाबा, कितना दे रखा है बेटा जी? बी 320 मीटर पर सेकंड, स्टैंडर्ड यूनिट में दे रखा है, बदलने की भी जरूरत नहीं है। बोला है कि पटरियों के निकट खड़े एक व्यक्ति खड़ा है, कौन आदमी? आदमी कौन है? श्रोता, ऑब्जर्वर। वीओ 0 दे रखा है, वीओ का वैल्यू 0 दे रखा है, आंख बंद करके लिख ले। खड़े व्यक्ति के पास से ट्रेन गुजरने पर, अब सुन, जब वो यहां से खड़ा है तो ट्रेन गुजर रही है, मतलब पहले ट्रेन आ रही थी, अब पहले ट्रेन आ रही थी और फिर ट्रेन गुजर गई, और फिर ट्रेन गुजर गई, साउंड यहीं से तो निकल रहा था, साउंड यहीं से तो निकल रहा था और ट्रेन गुजर गई। तो इसको, अच्छा ये तो ऑब्जर्वर है, इसका वेग तो तू 0 लेगा। बोलो यार, बोलो यार, अब कहानी क्लियर है? ट्रेन ऐसे, अब सुनना बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी को। सुनी गई सीटी की आवृत्ति, जब पार नहीं किया था तब की बात, तब आवृत्ति, तो आवृत्ति पार करने से पहले, पार करने से पहले, आवृत्ति पार करने से पहले, और आवृत्ति वो निकाल लो, और आवृत्ति पार करने के बाद, आवृत्ति पार करने के बाद, करने के बाद यानी कि एन डैश वो निकाल लो। अब बेटा जी एन डैश निकाल रहा हूं, लेकिन पार करने से पहले, करने से पहले ध्वनि की चाल, ए सुन ले, ध्वनि की चाल श्रोता की ओर लूंगा, ये श्रोता रहा, पार करने से पहले की बात करें ना, यानी कि पार नहीं किया, ध्वनि की चाल इधर है और ध्वनि की चाल इधर है और स्रोत सोर्स की भी चाल इधर है, दोनों एक ही दिशा में है, प्लस जाएंगे। पार करने से पहले मतलब प्लस वीएस लूंगा, प्लस का लूंगा, तो गुरुजी एन डैश का मान कितना आएगा? इस वाले से वीओ का मान तो 0 है, तो वी माइनस 0 बटे बी माइनस वीएस। माइनस वीएस क्यों लिखा पता है ना? पता है ना? माइनस वीएस सर, अभी तो आप प्लस बोला भाई, ये चीज प्लस है लेकिन सूत्र वाला तो माइनस रहेगा ना, सूत्र वाला तो माइनस रहेगा। और एन डैश पार करने के बाद, पार करने के बाद तो बेटा जी बी माइनस पार करेगा तो बेटा जी ध्वनि की चाल तो अभी भी ऐसे ही रहेगी, सॉरी ध्वनि की चाल इधर रहेगा श्रोता के पास, ध्वनि की चाल श्रोता के पास, लेकिन सोर्स की चाल इधर है, दोनों विपरीत दिशा में है। अब की बार वीएस को माइनस लेगा तो वी माइनस ओ बटे वी माइनस ऑफ माइनस वीएस। कहानी क्लियर है? इनटू एन। अब देख वैल्यू रख, तो बेटा जी एन डैश पार करने से पहले, पार, अब मैं बार-बार नहीं लिखूंगा यार, करने से पहले ये कितना आ जाएगा? वी कितना है? ध्वनि की चाल सॉल्व कर रहा हूं, 320 बटे वी 320 माइनस वीएस कितना है? दे रखा है 20 सोर्स की चाल इनटू आवृत्ति 1000। इसको जब सॉल्व करोगे ना बेटा जी तो ये आ जाएगा 320 बटे 300 लगभग 1067 और इसको सॉल्व करोगे ना तो 320 बटे 320 प्लस 20 माइनस और माइनस, तो बेटा जी इंटू 1000 सॉल्व करना बता रहा हूँ, इंटू 1000, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो लगभग 942 हर्ट्ज आएगा।
अब गुरुजी करूँ क्या? मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है ध्वनि की आवृत्ति में प्रतिशत परिवर्तन। पहले मैंने दोनों का निकाल लिया, कितना परिवर्तन आ गया होगा? पार करने से पहले इतना था, पार करने के बाद इतना है। तो गुरुजी डेल्टा एन निकाल लो, डेल्टा एन डैश कितना आ जाएगा? गुरुजी डेल्टा एन डैश निकाल लो, पार करने से पहले 1067 माइनस 942 बटे पहले कितना था? 1000 इंटू 100% करेगा तो लगभग जो आ जाएगा ना बेटा जी, है ना? ये आ जाता है डेल्टा एन डैश बाय, तुझसे पूछा क्या है मैं बता दूं, डेल्टा एन डैश बाय एन इंटू 100%, वही रखा है मैंने। तो ये जो आ जाएगा ना प्रतिशत परिवर्तन, आवृत्ति में प्रतिशत परिवर्तन, आवृत्ति में प्रतिशत परिवर्तन बेटा जी ये आ जाता है लगभग 12.5%, लगभग 12.5 यानी कि 12% बोल दो। क्लियर? ऑप्शन बहुत दूर है। क्लियर? कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं था सवाल में, बस बेकार सवाल। एक और सवाल जेईई मेंस 2019, मैंने कहा सारे सवाल ऐसे ही आते हैं, सारे सवाल ऐसे ही आते हैं, तू सिर्फ करता जा प्रैक्टिस। बोला है कि ट्रेन है 34 मीटर पर सेकंड की चाल से एक स्थिर प्रेक्षक ऑब्जर्वर दे दिया, स्थिर यानी कि वीओ का मान 0 है, की ओर गतिमान है, यानी कि यहाँ पर तेरा ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, दिस इज ऑब्जर्वर, बढ़िया आराम से खड़ा हुआ है, यहाँ पर तेरी ट्रेन है जो कि आ रही है, ट्रेन के ऊपर लगा हुआ है भोंपा जो साउंड निकाल रहा है, भोंपा, ट्रेन सीटी बजाती है तथा प्रेक्षक द्वारा इसकी सीटी, इसकी आवृत्ति, अब ट्रेन आ रही है इधर, ट्रेन आ रही है इधर, ट्रेन आ रही है इधर, कितने से आ रही थी? 34 यानी कि वीएस दे रखा है। अच्छा वीओ का मान तो 0 है, वीओ का मान तो 0 है, और मान लेते हैं ध्वनि की चाल, मान लेते हैं वी, मान लेते हैं वायु में ध्वनि की, तो इसकी 34 मीटर पर सेकंड दे रखी है, उसी की दिशा में है, इसलिए पॉजिटिव ले लूंगा। और बोला है कि जब इसको जो आवृत्ति सुनाई देती है ना, यानी कि एन डैश का मान वो f1 है, पहला केस दे रखी है। अब बोला है कि यदि इसकी ट्रेन की चाल को, आदमी अभी भी वहीं खड़ा है, आदमी अभी भी खड़ा है, मतलब ऑब्जर्वर वहीं खड़ा है, यानी कि वीओ का मान 0 है, ट्रेन की दिशा नहीं बदली, ट्रेन अभी भी वहीं से आ रही है, अभी भी इसके आगे भौंपा लगा हुआ है। उन्होंने बस इतना बोला है कि अगर मैं ट्रेन की रफ्तार घटा दूं और 34 से 17 मीटर पर सेकंड कर दूं तो अभी भी चाल तो वी ही रहेगी, अभी भी चाल तो वी ही रहेगी, ध्वनि की चाल वायु में, बस इस सोर्स की चाल उन्होंने घटा के कितनी कर दी? सोर्स की चाल घटा के उन्होंने कितनी कर दी? 17 कर दी। ये 17 अभी भी मैं पॉजिटिव लूंगा क्योंकि ये अभी भी इधर ही आ रही है, तो इसको जो आवृत्ति सुनाई देगी वो सुनाई देगी f2, और ध्वनि की चाल उन्होंने सीधा सीधा बोला है 340 ले लेना, ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, सवाल ही खत्म कर दिया मैंने। तो मुझसे f1 बाय f2 पूछा है गुरुजी एन डैश जिसको आप f1 नाम दे रहे हो, इतना लिखेगा, सूत्र याद है? अरे यार गुरुजी v माइनस ऑब्जर्वर तो 0 है बटे दोनों का v माइनस bs, इस वाले सूत्र का इस्तेमाल इसके लिए करूंगा, एन डैश यानी कि f2 कितना लिखूंगा, है ना, इनटू n तो लिखूंगा ही लिखूंगा, है ना, पहले आवृत्ति मान लेते हैं n थी, अब देख कितना मजा आता है सवाल करने में, v माइनस 0 बटे v माइनस bs, आवृत्ति n थी, दोनों का भाग देगा बेटा जी, दोनों को भाग देगा तो f1 बराबर आ जाएगा v इंटू n बाय v माइनस bs, और f2 का वैल्यू v इंटू n बाय v माइनस bs। आ जाओ दोनों को भाग दे लेते हैं, कहानी को खत्म कर लेते हैं भैया जी, सिर्फ सोल्यूशन बाकी रह गया है। f1 बटे f2 पूछा क्या है, f1 f2 पूछा है, v इंटू n बटे v माइनस bs। अब ये काट मत देना यार, ये vs अलग है, ये vs1 ले ले और ये vs2 ले ले, कहीं काट दो, कहीं काट दो, और v इंटू n बटे v माइनस bs2, यहाँ पर तो भले यहाँ पर तो vs1 ले ले और यहाँ पर तो vs2 ले ले, ठीक है। तो f1 बाय f2 बराबर v इंटू n बाय v माइनस bs1 इंटू v माइनस bs2 बाय v इंटू n, उड़ जा रहा है, v सेम है n सेम है, f1 बाय f2 बराबर, पहले कितनी थी चाल ध्वनि की 340 लेना है, s2 कितना था 17, बाद में चाल तो अभी भी इतनी थी, बाद में पहले कितनी 34 हो जाएगी, तो बेटा ये कितना चला जाएगा 323 बटे 306। अब भाग कौन देगा, भाग कौन देगा भैया? मैंने सुना तो ऐसा है कि ये 18 किससे भाग दे यार, 18 3 से भाग दूं तो 3 से भाग दूंगा तो 3 एकम 3 नहीं 30 से भाग दे, या तू ऐसा कर ले यार, एक तो कंफर्म है, इतना तो कंफर्म है कि 1 से ज्यादा आएगा, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये 1 से ज्यादा नहीं आएगा, 19 बटे 18 करेगा तो आ जाएगा, 19 बटे 18 करके देखेगा यार, क्या मगजमारी में पड़ रहे हो तुम, सिंपल सवाल है, आसान भाषा में समझा दिया, बोलो यार क्लियर, मामला सेट, कोई तकलीफ? चलिए बेटा जब समय चला कुछ कर लेते हैं, यकीन मानना तेरा मैंने डॉपलर प्रभाव मजबूत करवा दिया, तू मुझसे डॉपलर करके गया तगड़ा। पहला सवाल, ध्वनि का वेग अधिकतम है वायु में, पानी में, निर्वात में, इस्पात एक धातु है और मैंने तुझे हिंट दी थी। अगला सवाल, निम्न दिए गए कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? प्रकाश और ध्वनि दोनों तरंगें वायु में अनुदैर्ध्य होते हैं, गलत है, मैं क्यों बता रहा हूँ, प्रकाश और ध्वनि तरंगें निर्वात में संचरण कर सकती हैं, गलत, अरे यार मेरे से क्यों हो रहा है, प्रकाश और ध्वनि तरंगें दोनों तरंग वायु में अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, और डी ऑप्शन है, ध्वनि तरंगें वायु में अनुदैर्ध्य जबकि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। भैया आ जाइए, हो गया सवाल, इसका ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम होता है ठोस में, और ठोस यानी कि धातुओं की बात अगर कर रहे होंगे, इस्पात में होगा, वायु में नहीं होगा, और निर्वात में तो ये संचरित नहीं होती है, ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वायु में सबसे कम होता है, पानी में थोड़ा ज्यादा होता है, और इस्पात यानी कि सॉलिड में, ठोस में सबसे अधिक होगा, निर्वात में तो संचरित नहीं होगी। आ जाते हैं बेटा जी निम्न में से दिए गए कथनों में से, बेटा जी ध्वनि तरंगें जो होती हैं वायु में अनुदैर्ध्य होती हैं, ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं, जबकि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, यही अंतर है ध्वनि तरंगों का और प्रकाश तरंगों का। सी ऑप्शन नहीं होगा, प्रकाश और ध्वनि दोनों अनुप्रस्थ, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, कोई सी माया खत्म। क्लियर बेटा जी? अब बेटा जी अगर तुम जा रहे हो तो जाते जाते एक होमवर्क लेते जाइए, यहाँ पर आकर मैंने आपका चैप्टर खत्म कर दिया, अगली क्लास में मतलब आपको 2 लेक्चर मिलेंगे इस चैप्टर के बाद, है ना, ये लेक्चर तो देख लिया, थोड़े समय के बाद आपको एक और चैप्टर शुरू करवा दूंगा, दैट इज द्रव्य की द्वैत प्रकृति तथा विकिरण, ठीक है, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।